नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट लैंड रिसोर्सेस और दूसरा लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, लैंड जो जमीन है उसका वो एक रिसोर्स है, उसका किस तरीके से यूज किया जाता है, और लैंड का यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। यहाँ हम लैंड के रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और यहाँ हम समझेंगे कि जो जमीन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है भारत देश के अंदर। यहाँ पर उस जमीन को हटा दिया गया है जो डिस्प्यूटेड है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जमीन डिस्प्यूटेड है, साथ ही साथ भारत और चाइना के बीच में जो जमीन है, अभी भारत देश के अंदर जहां पे भी डिस्प्यूटेड जमीन है उसको हटा दिया गया और उसको हटा कर सारे डेटा को रिप्रेजेंट यहाँ किया गया है। It is very important resource because land supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system। कहा जाता है कि जो लैंड रिसोर्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हर एक चीज जमीन पर ही है। आपका घर हो, आपके रेस्टोरेंट्स हो, इवन आपका हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, हर एक चीज कहाँ पर है? लैंड पे है, जमीन पर है। हर एक चीज जमीन पर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो जमीन है वो कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस इन केयरफुल प्लानिंग। ऐसे में जब हमारे पास जो जमीन है, पहली चीज लिमिटेड है, क्योंकि जितनी जमीन भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर है या भारत देश के अंदर उतनी की उतनी ही रहेगी, बढ़ने वाली नहीं है। 100% जमीन है। अगर मान लेते हैं आपके पास 100 एकड़ की जमीन है, एग्जाम्पल के तौर पर पूरे विश्व भर में 100 एकड़ की जमीन है, तो 100 एकड़ की ही जमीन रहेगी, वो बढ़ने वाली नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जितनी भी जमीन है हमारे पास उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए, उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए और बढ़िया केयरफुल प्लानिंग के तहत। इसके लिए आप ये समझिए कि भारत देश के अंदर अगर देखा जाए तो 43% प्लेन्स है, यानी आपको पूरा प्लेन मिलेगा। जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो इलाके होते हैं प्लेन होता है, ठीक है। और 27% प्लेटूज है, प्लेटूज, और 30% क्या माउंटेन्स है। अब प्लेटूज और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है? जो माउंटेन्स होता है उनकी पीक होती है, ठीक है, चोटी आपको मिलेगी, लेकिन जो प्लेटूज होते हैं वो उनकी कोई भी पीक नहीं होता है, उनका शेप ऐसे होता है, वो उठे हुए होते हैं, फिर ऐसा फ्लैट होता है, फिर वो नीचे होता है, सेम ऐसे वो शेप में होते हैं। तो प्लेटो और माउंटेन्स में ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स जो हमारा लैंड एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है, स्कूल्स वगैरह, रोड वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो खूब तौर पर होती है, ऐसी बात नहीं माउंटेन्स पे और प्लेटूज के आसपास नहीं होते, होते हैं वहां पर भी, लेकिन प्लेन्स में सबसे ज्यादा होते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो ऐसी बात नहीं यहाँ पे रोडें नहीं होती, यहाँ पे भी रोडें होती है, पर सबसे ज्यादा जो माउंटेन्स होती है वो रिवर्स प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ ये ऐसी रिवर्स होती हैं जो 12 के 12 महीने फ्लो होती हैं, यानी यहाँ पे पानी कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन पानी हर साल आपको, मतलब कह सकते हैं 12 के 12 महीने पूरे साल आपको पानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस जगह पे बहुत ही अलग अलग फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं, जैसे टूरिज्म के स्पॉट बनाए जा सकते हैं, वहाँ के लोगों का विकास किया जा सकता है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें प्लेटूज की तो 27% है, और यहाँ पे रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा खूब सारा ढेर सारा मिनरल्स आपको मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स मिलेगा, फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन प्लेटूज के आसपास। ऐसी बात नहीं ना माउंटेन्स में नहीं होते, होते हैं, प्लेन्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ये होते हैं। अगर हम बात करें आगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो जो जमीन है उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है, यहाँ पे 2014-15 का डेटा है। आपका जो करंट डाटा होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जैसे 23 का 24 हो गया होगा या 25 हो चुका होगा, इतने का डिफरेंस होगा, ज्यादा 1-2-3-4% का ही डिफरेंस होता है, एकदम से 50-60% का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो फॉरेस्ट है, समझने के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का यूज होता है हमारा 23.3% जमीन पे फॉरेस्ट है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं, जिसे बैरन और वेस्ट लैंड कहा जाता है, वो 5.5% है, मतलब वहां वेस्ट लैंड है, बैरन मतलब वहां पे खेती की ही नहीं जा सकती। दूसरा आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी यहाँ पर यानी इस जमीन पे खेती तो की जा सकती है, कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे खेती नहीं की जा रही। कितनी जमीन है? 8.7% है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रोड्स बना दिए गए हैं, फैक्ट्रीज बना दी गई हैं, बिल्डिंग्स बना दी गई, क्योंकि वो भी तो जमीन कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे, वो भी तो जमीन लेता है, तो इतना है।
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, यानी फैलो लैंड्स को यहाँ पर हटाकर अगर हम देखें तो फैलो लैंड के आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी परमानेंट पैस्चर जो हमेशा के लिए छोड़ दिया गया जानवरों के लिए, ग्रेजिंग लैंड कह सकते हो, छोड़ दिया गया जहाँ पे जानवर आते हैं घास वगैरह जो वहाँ पे ग्रो होती है उसे खा के चले जाते हैं और उस पर कोई खेती वगैरह नहीं करने जाता, वो 3.3% है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप, जैसे आप रोडों की साइड पेड़ वगैरह देखते होगे तो उसे तो जंगल कहा नहीं जा सकता हो, तो उसको हम लैंड अंडर मिसलिनियस कहेंगे, मतलब मिस जो जमीन है उसका ट्री क्रॉप्स को अलग अलग पर्पस के लिए उसका यूज हम कर रहे हैं। वो कितनी परसेंट जमीन है, 1% जमीन है हमारी। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और ये कल्चरेबल बेस्ट लैंड समझना है आपको, लेफ्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, यानी 5 साल हो गए और 5 साल से यहाँ पर खेती नहीं की गई, इसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। और इसको खेती करके यहाँ पे प्रोडक्शन यानी खेती करके एग्रीकल्चर करके काम किया जा सकता है, फसल ग्रो यहाँ पर की जा सकती है, पर नहीं की जा रही। 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगर कोई जमीन है 5 साल से वहां पे ज्यादा हो चुका है, खेती नहीं की जा रही, तो आप उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड में उसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आगे हम देखें तो आता है फैलो लैंड्स, जो कि मैंने आपको बताया था, आगे बताऊंगा, जिसमें है करंट फैलो। करंट फैलो वो होता है जिसको 1 साल के अंदर 1 से भी कम बार में खेती की गई है। कितनी जमीन है, 4.9%, यानी आपके पास जमीन है 1 साल के अंदर आपने या तो एक बार खेती कर ली या 1 से भी कम बार आपने खेती की है, मतलब ज्यादा कुछ आपने उसमें ग्रो वगैरह नहीं किया, तो उसे हम करंट फैलो में कंसिडर करेंगे। अदर देन करंट फैलो की अगर हम बात करें तो 1 से 5 साल के बीच का ड्यूरेशन है और वहां पे खेती नहीं की गई है, तो उसे अदर देन करंट फैलो कहेंगे। और ये इतनी हमारे पास 3.6% की जमीन है। करंट फैलो 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से 5 साल के बीच तो अदर देन करंट फैलो। 5 साल से ज्यादा हो गया तो अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, उसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, अगला आता है हमारा नेट शॉन एरिया, जो कि 45.5% है। ये क्या है, नेट शॉन एरिया उसको कंसिडर किया जाता है जहां पे खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 आता है, नेट शॉन एरिया और साथ ही साथ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। 2 चीज यहाँ पर आपको समझना है। ये 45.5% हमारा नेट शॉन एरिया, इसके लिए आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं 2 फार्मर है, ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं गर्मी का सीजन आया, इसने फसल ग्रो किया, इसने भी फसल ग्रो किया, तो दोनों को नेट शॉन एरिया में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि साल में एक बार इन्होंने खेती कर ली है। ठीक है, अब दूसरा सीजन आया, क्योंकि गर्मी चली गई, अब आ गई ठंडी। ठंडी में इसने क्रॉप ग्रो नहीं किया पर इसने क्रॉप ग्रो किया, तो इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में जोड़ा जाएगा, पर इसको नेट शॉन एरिया में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर ये भी ठंडियों के अंदर इसने भी खेती कर ली होती तो इसकी जमीन को भी क्रॉस क्रॉप्ड एरिया में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीजन में एक बार खेती करना नेट शॉन एरिया, सीजन में 1 से ज्यादा बार खेती करना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है, मतलब पूरे साल के अंदर, पूरे ईयर के अंदर। ठीक है, आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।